बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल फारूकी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में अपने प्यारों के साथ, अपने बच्चों के साथ बखैर व आफियत होंगे। कल मैंने आपके साथ एक वीडियो मैसेज शेयर किया था जिसमें मैंने WHO गाइडलाइंस की रोशनी में कोरोना से मुतल्लिक चंद ऐसे पहलुओं पर बात की थी जिसके बारे में लोगों के जहनों में कुछ गलतफहमियां पाई जाती थी। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। ये वो कन्वेंशनल वीडियो नहीं है कि जिसमें मैं बताऊं कि कोरोना क्या है, कोरोना कैसे फैलता है, इससे कैसे अपने आप को बचाया जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं समझता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इसको आखिर तक देखें कि जिसमें मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं उसको समझने की कोशिश करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज़ों के साथ, अपने अहबाब के साथ जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि हमें मालूम हो कि जो कोरोना चैलेंज है हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, इसमें हमारा नेशनल रिस्पॉन्स क्या है और मज़ीद हम क्या कर सकते हैं। ये है वो छोटा सा ज़रा जिसने पूरी दुनिया में अंधेरा पैदा किया हुआ है। खुद तो ये ज़रा देखने दिखाई भी नहीं देता कि सबसे छोटा ज़रा है, लेकिन इसके असरात पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। मुआशरती असरात, जहनी असरात, जिस्मानी असरात और मुआशी असरात। किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि इस छोटे ज़र्रे से किस तरह निपटा जाए। और यह है कि शुतरे बेमहार की तरह पूरा दुनिया पे छाया हुआ है। उसने पूरी दुनिया के हर मुल्क को अपने पंजों में दबोचा हुआ है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जिस वक्त मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आज से अब से कुछ घंटे पहले पूरी दुनिया में कोरोना के 4,25,000 से ज़्यादा मरीज़ हैं। ये लेटेस्ट फिगर्स हैं। इन 4,25,000 में कोई 2,97,000 वो मरीज़ हैं जो कि अभी तक घरों में या हॉस्पिटल्स में हैं और 1,28,000 या तो सेहतमंद होकर अस्पतालों से चले गए हैं और तकरीबन 19,000 अब तक फौत हो चुके हैं। वो मरीज़ जो कि अभी या घरों में हैं या हॉस्पिटल्स में हैं, उनमें से तकरीबन कोई 2,84,000 इनको माइल्ड कोरोना है, जबकि 13,130 ये सीरियस हैं, हॉस्पिटल्स में हैं और बहुत सारे इनमें से वो वेंटिलेटर्स पे हैं। ख़तरे की बात ये है कि ये दिन बता रहे हैं, ये ग्राफ, ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बता रहा है, जैसे ही जैसे दिन गुजर रहे हैं कोरोना के वायरस से मुतासरा लोग, पेशेंट्स, ये भी ज़्यादा हो रहा है और ऐसे ही ऐसे मरीज़ों की मरने की तादाद भी ज़्यादा हो रही है। इसने कभी बीमारी ने ब्रेक नहीं मारा है। जब से ये वुहान से पैदा हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता ये ज़्यादा हो रहा है और आगे तरफ चल रहा है। ये स्लाइड पूरी दुनिया का फिगर है। इसमें ये वो मुल्क हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा कोरोना पाया जा रहा है। मुख्तलिफ कलर्स ये बताते हैं कि किस किस प्रिवेलेंस भी या क्या तादाद है। पाकिस्तान यहाँ पे पाया जा रहा है और इधर भी पाकिस्तान की तादाद अभी ज़्यादा हो रही है। अब तक सबसे ज़्यादा मरीज़ दुनिया में चाइना में हैं 81,000, इसके बाद इटली में हैं कोई 70,000, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 55,000। अगर हम जाएं
पाकिस्तान में तो अब जिस वक्त मैं ये मैं अपने वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त कोई 1038 केसेस पाकिस्तान में डायग्नोज हो चुके हैं कोरोना वायरस से। अगरचे पाकिस्तान में ये सबसे आखिर में, तकरीबन आखिरी में आया हुआ है, आखिरी उन मुल्कों में जहाँ ये बाद में आया है, लेकिन तादाद बड़ी स्पीड से ज़्यादा हो रही है और इस पर मैं बाद में बात करूँगा। अगर हम देखें कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में ये 2 फेजेस में है। पहले फेज़ में ये चाइना तक महदूद था, वुहान सिटी में, और ये जैसे जैसे दिन रहे, ये दिनों के हिसाब से है, ये बहुत पुराना वायरस में हम जानते नहीं है कि ये पिछले 3 महीनों का समथिंग दिसंबर से हुआ, और अब इसके बाद चाइना में ये केसेस तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। अभी पूरी दुनिया में अब ये कैसे बढ़ रहे हैं, तो इसका पहले जो सेंटर था, ये जो हम कह रहे हैं कि जो एक जिस तरह ज़लज़ला होता है उसका एपिसेंटर होता है, तो सबसे पहले ये चाइना में था, और अभी चाइना से आउटसाइड चाइना इसके केसेस ट्रांसफ़र हो गए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो ये वो पेशेंट्स हैं जो कि चाइना से बाहर के हैं, सबसे ज़्यादा यूरोप में हैं, और उसके बाद अब अमेरिका में आने शुरू हो गए हैं। और इसी के लिए WHO ने ये वार्न किया है कि वुहान चाइना के बाद शायद यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरा एपिसेंटर बनने जा रहा है कोरोना वायरस के लिए। और इसी बुनियाद पे हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने भी कल, आप जानते होंगे, कंप्लीट लॉकडाउन कर लिया है, पूरा कर्फ्यू लगाया पूरे अक्रॉस द इंडिया में। यहाँ ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस बच्चे से लेकर, चाहे वो 9 साल या उससे छोटा भी बच्चा हो, 80 साल से बड़े तक, हर एक को यकसां तौर पे अफेक्ट करता है, हर एक को हो सकता है, चाहे वो छोटा है, जवान है या बड़ा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही वैसे इससे मरने की जो रेट जो है वो भी ज़्यादा होती है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों में अब तक इससे मोर्टेलिटी या इससे मौत की शरह तकरीबन न होने के बराबर है, लेकिन अगर कोई 50 साल से बड़ा का है, 50 साल से लेकर 60 साल तक, तो 1 महीने के अंदर अंदर उसमें से 1% फौत हो जाते हैं। इसी तरह अगर 60 से 70 तक है तो ये तकरीबन 3.6%, लेकिन अगर वो 80 साल से ज़्यादा है तो ऑलमोस्ट 15% ऑफ पीपल, 15% वो लोग जिनको ये वायरस हुआ है वो मर जाते हैं। और यही वजह है कि इटली में ज़्यादातर अमवात इन्हीं की वजह से हुई थी। पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है? पाकिस्तान में ये पाकिस्तान मैप है, ये दिन है जैसे जैसे हुआ, ये तादाद है मरीज़ों की, और जैसे ही हम बढ़ रहे हैं मरीज़ों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। और मैंने कहा जिस तरह कि इस वक्त हमारे पास 1038 केसेस हो गए हैं। ये जब पहले दिन जो पहला केस आया था, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ये दिन हैं और ये नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं। अगर आप देखें तकरीबन कोई 15 मार्च तक ऑलमोस्ट स्टेबल था, इतना ज़्यादा नहीं था। इसके बाद अचानक इसने जंप मारा है 107, 241, 300, और ये अगर देख लें तो 15-16 से लेकर तकरीबन 1 हफ्ते में ये तादाद कोई 55 से 1038 पे पहुंच गई। आप ये कह सकते हैं कि 1 हफ्ते में तकरीबन 1000 केसेस ज़्यादा आए, नए केसेस आए। हम जानते हैं कि इसमें वो ज़ायरीन का फैक्टर है कि जो बल्क में आए और बल्क में इसकी तादाद ज़्यादा हो गई, लेकिन इससे ये मुराद नहीं है कि मज़ीद केसेस नहीं होंगे। ये मुख्तलिफ सूबों की सूरत हाल है, मैं इस डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन सिंध में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद पंजाब है, फिर बलूचिस्तान और गिलगित वगैरह है। ये पॉइंट्स याद रखें कि मैं बताना चाहूँगा कि सिंध में क्यों ज़्यादा है, उसके बाद पंजाब में क्यों आ रहे हैं। ये टोटल कंफर्म्ड केसेस हैं। ये ऑरेंज जो लाइन है ये वो लाइन बता रही है कि जिनको पॉजिटिव हैं, और ये ब्लू वो बता रही है जो रिकवर हो गए, और रेड वो बता रहा है जो कि मर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक मरने की वालों की तादाद बहुत कम है, लेकिन ख़तर की बात ये है कि देखें ये ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वो पेशेंट्स हैं जो हर रोज़ जो नए जितने मरीज़ इसमें जमा हो रहे हैं, और अगर आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नए केसेस आ रहे हैं।
اور یہ وہ کیسز ہیں جو کہ میں نے کہا جو نئے کیسز آ رہے ہیں، اور یہ فوتگیاں ہیں کہ اب فوتگیاں بھی شروع ہو گئی ہیں یہ لاسٹ ویک سے۔ تو پاکستان کی سچویشن ہے اس کووڈ میں کیا ہے، یہ ایک بہت ہی گمبھیر سا مسئلہ تھا، اور الحمدللہ آپ جانتے ہیں کہ میں بھی اپنے سوشل میڈیا پہ فیس بکس پہ بڑا کرٹیسائز کرتا تھا کہ گورنمنٹ اتنا رسپونڈ نہیں کر رہی ہے، لیکن میرے خیال میں وہ ایک نیچرل وری تھی جو ہمارے ذہن میں تھی اور ہم سب کے ذہن میں تھی، آپ کے بھی ذہن میں تھی۔ الحمدللہ اگر میں دیکھتا ہوں تو پاکستان کے گورنمنٹ نے، پاکستان کی آرمی نے، پاکستان کے سیاستدانوں نے ایک اچھا رسپونڈ کیا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اپنے طور پہ رسپونس کیا ہے۔ یہ پہلا ٹائم تھا کہ ایسی آفت ناگہانی آفت ہم پہ آ گئی تھی، اور میں ٹھیک ہے اس میں خامیاں یا کمی بیشی ہوگی، لیکن ایز آل اکراس دا بورڈ پورے ملک میں پورے سیاستدانوں نے، پورے لیڈرشپ نے اس کو رسپونڈ کیا ہے اپنے طور پہ، ہمیں یہ بات ماننی چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے مذہبی اسکالرز نے بھی اس کو پوری طرح رسپونس کیا ہے، پورے اپنے عوام کو گائیڈ کیا ہے کس طرح کیا جائے، حکومت کے فیصلوں کی تائید کی ہے، اس کی مذہب میں کیا ہمیں کس طرح اس کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ ہم الحمدللہ مسلم کنٹری ہیں، ایک اسلامی ملک ہیں، تو ہمارے مسلمان اسکالرز نے الحمدللہ اس پہ کافی اچھا رسپونڈ کیا ہے، اور ہمیں یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں گائیڈنس ملی ہے۔ الحمدللہ ہم نے پوری نیشن نے، پوری دنیا نے دعا بھی مانگی، اللہ تعالیٰ سے بھی رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی ہم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں اس عذاب سے بچا سکتا ہے۔ تو کچھ اچھی باتیں ہیں جو کہ ہم اس کورونا میں ایز اے نیشن ہم رسپونڈ کر رہے ہیں۔ میڈیا کا بہت اچھا رول رہا ہے الحمدللہ، سینسٹائز کرنے میں، لوگوں کو سینسٹائز کرنے میں، گورنمنٹ کو پریشر میں ڈالنے میں، ایک اویئرنیس بنانے میں، تو اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ ہمارے میڈیا کا بہت اچھا رول رہا۔ الحمدللہ جب لاک ڈاؤن یا محدود کرنے، لوگوں کو محدود کرنے کا موقع آیا، ڈیسیجن ہوا، تو الحمدللہ ہمارے رینجرز نے، ہماری آرمی نے، ہمارے پولیس نے، ہمارے ٹریفک کانسٹیبلز نے، سب نے اپنا اپنا رول ادا کیا اور رول ادا کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ہمارا رسپانس ٹھیک ہے تھوڑا سا ڈیلیڈ ہوگا، لیکن ہمارا نیشنل رسپانس ہے اور آ رہا ہے، تو اس میں ہمیں ایک طور سے اطمینانیت ملتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے سٹارز نے بھی اپنے اپنے طور پہ میسیجز دیے ہیں، اپنے اپنے طور پہ کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اس میں کیا سچویشن ہے، ہماری کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ تو الحمدللہ اب تک تو ہم ایک زندہ قوم کی طور پہ ہم سامنے آ رہے ہیں۔ یہ الحمدللہ یہ بھی ایک بہت اچھی بات ہے ہمارے سپورٹس میں، کہ ہم نے PSL اس لیے ہم نے اس کے آخری میچز پوسٹپون کیے، پہلے ہم نے وداؤٹ اینی اسپیکٹیٹرز گیمز چلائیں تاکہ یہ خطرہ کم سے کم ہو۔ وی آل نو کہ مختلف ہمارے سٹارز نے میسیجز دیے، یا آل نو ہمارا رسول اکرم اپنے فیملی سمیت سیلف کوارنٹین میں ہے، سیلف آئسولیشن میں ہے۔ تو الحمدللہ میسیجز ہر طرف سے آ رہے ہیں، اور ہراول دستے کے طور پہ اللہ ڈاکٹر اسامہ کی فیملی کو صبر دے، اللہ اس کو شہادت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ ڈاکٹرز اس ہراول دستے کے طور پہ پورا پیرا میڈیکل سٹاف اس کرائسس میں سب سے آگے ہے، اور پہلی قربانی وہ ہمارے ینگ ڈاکٹر نے دی۔ اللہ ہمیں مزید ایسے قربانی ہم سے نہ مانگے، اللہ اس آفت سے ہمیں نکالے، تو ہمیں فخر ہے۔ اور می بینگ اے پرسن فرام دی میڈیکل کمیونٹی، مجھے فخر ہے کہ اس نیشنل کرائسس میں پہلی قربانی ہمارے بچوں نے دی۔ اگر ووہان میں ڈاکٹر جان پہ کھیلا ہے، تو ہم نے بھی جان پہ کھیل رہے ہیں، بڑے محدود وسائل کے ساتھ۔ الحمدللہ ہم سارے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو کنٹین کرنے کے لیے۔ ہاں، ہم پاکستانی قوم ہیں، اتنی جلدی مانتے نہیں ہیں۔ یہ وہ تصویر ہے جو کہ پہلے دن لاک ڈاؤن میں کراچی سے لی ہوئی ہے کہ جب تک، میں پہلے بھی کہتا ہوں، جب تک یہ نہ ہو ہم مانتے نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ بات جلد ہم سب کی سمجھ میں آئی ہے۔ اب الحمدللہ بہت سے ہمارے لوگ وہ حفاظتی اقدامات پہ آ گئے۔ الحمدللہ اب ہم یہ مناظر ہر سٹی کے مناظر ہیں۔ الحمدللہ ہر ایک نے اپنے آپ کو محدود کیا ہے۔ لاک ڈاؤن پہ ہم سارے بڑی کامیابی سے جا رہے ہیں، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم
सेल्फ आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग में चले गए हैं, ये बहुत ही प्यारी बात है। और ये भी बहुत प्यारी बात है कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मसला नहीं हुआ बाय एंड लार्ज के कोई ग़िज़ाई किल्लत हो या लोगों ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाय एंड लार्ज देखिए तो मेरे ख़्याल में कि इतना हम वो रिस्पॉन्स नहीं हो जो अगर आज से 15-20 साल पहले होता। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए नेशन हम इसको अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमें मानना चाहिए कि एक ऐसी आफत थी जो कि हमारे पास हमारे सरों पे आई, हम तैयार नहीं थे, पहला माला तजुर्बा था, लेकिन अपने तौर पे हमने कोशिशें की, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए सरहदों पे। अब वो क्वारंटीन सेंटर्स हम सिटीज़ के अंदर ले आए हैं। अब हमने फील्ड हॉस्पिटल्स भी बना दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी का बहुत बड़ा रोल है। सिविल हॉस्पिटल्स में फ्यूमिगेशंस वगैरह चल रही हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि हम इससे निपटें, इससे, क्योंकि मैं बताऊंगा ये क्यों ज़रूरी है। ये स्लाइड्स में आपकी तवज्जो चाहूँगा। ये देखें, ये कराची, लाहौर, रावलपिंडी के सबसे ज़्यादा केसेस हमें कराची से आए, फिर लाहौर से आए, फिर अब पिंडी से आ रहे हैं। और ये वो सिटीज़ हैं इस स्लाइड्स में। ये देखें, ये वुहान है कि जहाँ पे ये आफत शुरू हो गई थी। अगर देखें तो यहाँ पे आबादी का तनासुब 1 किलोमीटर में 1200-1200 लोग पर किलोमीटर रहते हैं। इसके बाद फिर ये इटली है जहाँ एक दूसरा सबसे बड़ा जो आफत आई, वहाँ पे अगर आप देखें तो 205 लोग फी किलोमीटर रहते हैं। ये जर्मनी है, ये एक और भी इसी तरह आफत ज़्यादा मुल्क है, यहाँ पे 237। यहाँ पे देखें लाहौर 6300 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, इतना गुंजान आबाद। इधर देखें कराची 24,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इसका मतलब है कि जो रिस्क वुहान में था फैलने का या इटली में था, अल्लाह माफ़ करे, कराची में, लाहौर में इससे बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुंजान आबाद इलाके हैं, गुंजान आबाद सिटीज़ हैं। और इसी वजह से ही ये एक आफत है, एक ऐसा बॉम्ब है जो कि फट सकता है। ये स्लाइड्स, ये देखें, ये चाइना में जिस रफ्तार से केसेस पहले, ये इटली है, लेकिन अगर ये देखें कराची, कितने स्पीड से केसेस आने शुरू हो गए हैं, कितनी स्पीड से। वजह सिर्फ यही है कि जिस तरह मैंने पहले स्लाइड में बोला कि हमारे पास ऐसे सिटीज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुंजान आबाद हैं और एक बहुत बड़ा रिस्क दे रहे हैं। इस स्लाइड्स में ये वो पहले 10 मुल्क हैं कि जिस मुल्क में सबसे ज़्यादा ये दिन हैं और ये तादाद है। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए तादाद कोरोना वायरस की ज़्यादा होती गई। इधर मैं कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान में इन मुल्कों के साथ। ये ईरान है, ये इटली है, ये पाकिस्तान का ट्रेंड है। और अगर यही ट्रेंड रहा तो हम इन सब से आगे चले जाएंगे। इन सब में तादाद बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हो गई थी। उनको इस तादाद में आने के लिए 50 से 60 दिन लगे और हमारा इस तादाद को टच करने में ऑलमोस्ट उसके आधे ड्यूरेशन में 1 महीने में हम यहाँ तक टच कर रहे हैं। ये बड़ी ऐसी बात है कि जो अभी भी हमसे तकाजा करती है कि हम अपने रिस्पॉन्ड को मज़ीद तेज़ करें। इस स्लाइड्स में देखें, ये इटली है, जब 23वें दिन पे इसमें 160 लोग थे, हमारे 23वें दिन पे 453 लोग हैं। 50 दिन के बाद उनकी तादाद मरीजों की 41,035 थी। अगर हम इसी रफ्तार पे रहे तो 50 दिन के अंदर हमारे मरीजों की तादाद हो जाएगी 1,16,180। ये एक बहुत ही ख़तरनाक फिगर है। मैं आपकी तो इस तरफ लाना चाहता हूँ कि हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें मज़ीद अपनी कोशिशें ज़्यादा करनी होंगी। अगेन वही चीज़ है कि अगर हमने रफ्तार पे ब्रेक नहीं मारे तो हमने 1 लाख से क्रॉस करना है 50 दिन के अंदर अंदर। दूसरी बात, ये इटली के साथ अगेन मुआजना है। हमारे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है बनिस्बत उनके। तो यंग पॉपुलेशन ये ज़्यादा फिरते रहते हैं, बाहर घूमने वाले लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार ख़तरनाक हद तक ज़्यादा होगी बनिस्बत इटली के। तो ये फैक्टर्स हमें जहन में रखने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं तवज्जो लाना चाहता हूँ। ये है हमारे
टोटल बेड्स पूरे पाकिस्तान में 1,32,227 बेड्स हैं। ये हैं पंजाब में, सिंध में, केपी में। तो ये हम कैसे इनके साथ कोप कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा मरीज़ होता है तो उसमें से तकरीबन 80,000 तो ठीक है, वो इतनी सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, लेकिन तकरीबन अगर ये जाए तो उससे कोई 30 से 40,000 लोग ऐसा होगा कि जिसमें रियली उनको बेड्स की ज़रूरत होगी, उनको हॉस्पिटल्स में दाखिल होने की ज़रूरत होगी और उनको ICUs में वेंटिलेटर्स की ज़रूरत होगी। तो आया हम इसके साथ नबरुद आज़मा हो सकते हैं कि नहीं, ये सोचने की बात है। वरना हम देख रहे होंगे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे अजीज़ अस्पतालों में दाखिल होंगे, एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर रहे होंगे और हम कुछ नहीं कर सकते होंगे। और इसमें गुनाह हमारी हुकूमत का नहीं होगा, हमारे और लोगों का नहीं होगा। ये हमारे सिस्टम कमज़ोर है, अभी हमारे सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, सारे लोग परेशान हैं, सारे लोग समझ नहीं आ रही हम कैसे कोप करें। तो हम तो एक बहुत ही गरीब मुल्क हैं, तो इस बात को हमें सोचना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है और इस स्लाइड्स में अगर ये रफ्तार ऐसे ही रही तो ये हमारी है, सपोज ये हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कैपेसिटी है कि हम कितने को ट्रीट कर सकते हैं। अगर इसी रफ्तार पे रहें तो ये एक बहुत ही हाई लेवल पे चली जाएगी। हमारा काम ये है कि हमें प्रोटेक्टिव मेजर्स करने हैं और इन तादाद को इस हेल्थ कैपेसिटी से नीचे रखना है। इसको अंग्रेज़ी में बोलते हैं फ्लैटनिंग द कर्व। तो हमने इस कर्व को बजाय ऐसे ऊपर जाने के, इसको हमने सीधा रखना है। जब तक हम सीधा नहीं कर पाएंगे उस वक्त तक हम इस मसले से नबरुद आज़मा नहीं हो सकते होंगे। तो कैसा होगा, मुझे इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये आदतें करनी होंगी, हमें भीड़ से बचना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग पे जाना होगा। जिस तरह मैंने कहा, हमने सब कुछ किया, रिस्पॉन्ड अच्छे किया, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ज़िंदा कौम की तरह हम इस मसले से लड़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी खुशी है कि अब हर जगह लोगों को समझ आ गई है। लेकिन अभी भी हमने वो टारगेट हमें नहीं मिला या हम उस मकाम तक नहीं पहुँचे जिस पर हमें मुतमईन मज़ीद हमें सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए, क्योंकि जब तक सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी हम इस आफत से बच नहीं पाएंगे। या मैं आपको सिंपल मिसाल देता हूँ। अब तक जब हमने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की थी, अगर पहले दिन 1 केस था, 3 दिनों में ये 3 हो गए और 3 हफ्तों में इनकी ये तादाद हो गई ऑलमोस्ट 1093 तक पहुँच जाएगी। जब एक दिन और भी हो जाएगा तो ये है, जब हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे और हम एक दूसरे से मिलने के चांसेस कम करेंगे। अगर हम सिर्फ 1/3 भी कम करें तो 3 हफ्तों के बाद हमारी तादाद 127 होती। अगर आज से हर एक बंदा शुरू करे कि चलो आज से मैं सोशल डिस्टेंसिंग करता हूँ, तो अगर आज से एक बंदा 3 हफ्ते बाद 1000 पे मल्टीप्लाई होगा तो वो 3 हफ्ते बाद 127 पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें ये बात समझनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग में आपको मज़ीद समझाऊँ, अगर एक बंदा है, अगर उसने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं की, लोगों से मिलता जुलता रहा, हिफाजती इक़दाम नहीं किए, 3 दिनों में वो 3 अफेक्ट करता है, मज़ीद वो भी इसी बिहेवियर में रहें, ये तादाद हो जाएगी। ये 6 दिनों में इनकी तादाद इतनी बढ़ेगी। कोई सोशल डिस्टेंसिंग ना हो तो 9 दिनों में देखें इतनी तादाद बढ़ रही है। मज़ीद 3 दिनों में ये तादाद इतनी बड़ी हो जाती है। और अगर इसी तरह सिलसिला चलता रहे तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 महीने 2 महीने बाद क्या सूरत हाल होगी। हमने ये रफ्तार, हमने ये जो एक मरीज़ से दूसरे मरीज़ को हम बीमारी दे रहे हैं, हमने इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, हमने इस चेन को तोड़ना है, हमने इस सिलसिले को बंद करना है। कैसे बंद करेंगे? यही है, अगर हम अपने घर तक महदूद रहें, एक बंदा महदूद रहा, उसने 3 बंदों को किया, एक बंदा महदूद रहा, इतना फ़र्क पड़ा। देखें इतना फ़र्क पड़ा है। अगर एक बंदा बाहर भी नहीं जा रहा, बाज़ार में भी नहीं जा रहा, देखें इतना फ़र्क पड़ गया। अगर हम घर में भी घर में रहें, उम्र एक सिटी में भी ना जाएं, इतना फ़र्क पड़ जाता है। और अगर हम घर पे रहें तो देखें इतना हम फ़र्क डाल सकते हैं, इतना हम इसकी रफ्तार पे ब्रेक लगा सकते हैं। तो खुदा के लिए ये पॉइंट मैं बताना चाह रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर हमने मज़ीद ब्रेक अप्लाई नहीं किए तो हमने हमारी तादाद ने 1 लाख टच करना है, जस्ट सिर्फ 3 हफ्तों या 4 हफ्तों की बात है।
یہ پوائنٹس وہ ہے کہ اگر ہم ایک بندہ کہتا ہے کہ چلو جی میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں کرتا ہوں، وہ اتنا زیادہ انفیکشن سپریڈ کرے گا. اگر وہ سوشل ڈسٹینسنگ کرے گا اتنا نیچے آ جائے گا. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات، اگر ہم جو سوشل ڈسٹینسنگ اگر ہم آج کریں گے تو ہمارا رسپانس اتنا نیچے آ جائے گا، لیکن ہم آج نہیں کل کریں گے تو ہم کمی تو لے آئیں گے، لیکن دیکھیں گراف ہمارا اتنا ہوگا. تو یقین کریں کہ جو کام آپ نے کل سوچنے کا ہے وہ آج کریں، سوشل ڈسٹینسنگ پہ جائیں. جب تک ہم اس پورے سلسلے کو روکیں گے نہیں، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس نے چلے جانا ہے، اس نے پورے ملک کو جلا دینا ہے. ہم الحمدللہ بہت اچھا جا رہے ہیں، بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں، لیکن مزید ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کی ضرورت ہے اور ہمیں کرنا چاہیے. قائد اعظم نے ہمیں کہا تھا کہ اتحاد، تنظیم، یقین محکم، ہمیں ان تینوں اصولوں پہ کام کرنا ہے، تینوں اصولوں پہ عمل کرنا ہے. ہم نے اتحاد کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے سوشل ڈسٹینسنگ کو ہم نے طاقت دینی ہے. یہ نہیں کرنا کہ یار تو مجھ سے ملا نہیں، یار میں نے تجھے بلایا تھا، یار تو بالکل ہی ان سوشل ہو گیا ہے. اگر ہم باہر بھی کسی کو دیکھ کے ہم کہیں کہ یار کوئی ضرورت نہیں، آپ فون کریں، ہم آپ کو کوئی چیز بھجوا دیں گے، لیکن آپ گھر سے نہ نکلیں. تنظیم ہمیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اپنے لیڈروں کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اپنے اسلامی اصولوں پہ اسلامی اصولوں کو ماننا چاہیے. جو حدیث میں آئے ہیں، جو ہمیں احکام آئے ہیں، ہمیں ان احکام کو ماننا چاہیے. الحمدللہ تمام علماء نے، تمام شعور لوگوں نے ہم سب کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایسے حالات میں سوشل ڈسٹینسنگ ہی تقاضا ہے. ہمارے اسلام نے، ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ جب وبا آئے تو آپ وہیں پہ رہیں، وہاں کوئی باہر بندہ ادھر نہ جائے، اس علاقے سے کوئی باہر بندہ باہر نہ جائے. اس میں کوئی مزید اس میں کیا بتاؤں، ہر ایک کو پتہ ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا بولا ہے، اور ہمیں یقین محکم کرنا چاہیے. جب تک ہم اتحاد نہیں کریں گے اس معاملے میں، جب تک ہم ایک تنظیم، ایک ڈسپلن کے ساتھ نہیں رہیں گے، جب تک ہمارے یقین نہیں ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ہم اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کریں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اور مجھے یقین ہے کہ یہی یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن ہی ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ اس میں ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کروں، تو کورونا کی کالے بادلوں سے ہم انشاءاللہ نکل جائیں گے. اور وہ دن دور نہیں ہوگا کہ دنیا میں لوگ ہماری مثال دیں گے کہ ایک پاکستانی قوم تھی جس نے ایک بہت بڑے خطرے کو، کہ شاید دنیا میں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں آ رہا ہے، اس سے کیسے نپٹے، اس سے کیسے اپنے آپ کو بچایا اور اس کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا. تو میری ابھی بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم الحمدللہ بہت اچھا جا رہے ہیں، لیکن ہمیں مزید اپنے ایفرٹس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. کورونا خود بولتا ہے کہ سی مینز کلین یور ہینڈز، اپنے ہاتھ صاف کرو. او آف فرام گریٹنگز، ایک دوسرے گیدرنگز، ایک دوسرے کے ساتھ سوشل گیدرنگ سے دور رہو، ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ملو جلو نہیں. آر مینز ریز یور امیونٹی، اپنی امیونٹی کو بڑھاؤ. او اونلی سک پیپل ٹو ویئر ماسک اینڈ نو ٹو ہینڈ شیکس اینڈ اوائڈ رومرز. ایسے میں ایسی بھی باتیں نہ سنو. یہاں پہ بہت سی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. کل بھی میں نے ویڈیو میں یہی باتیں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تھی کہ غیر ضروری رومر سے افواہوں پہ یقین نہ کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایفرٹس میں کامیابی دے گا. اور انشاءاللہ العزیز یہ ہم بدقسمت قوم ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا کہ خانہ کعبہ اللہ نہ کرے وہ انسانوں سے محروم، انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے بندش کر دی. ہم نے دیکھا پرندے آ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے کہ اس نے ہمارا داخلہ بند کر دیا. یہ ہماری ہی ایک مسلمان قوم کی ایک بہت بڑی، اگر ہم سمجھیں یہ ہمارے اپنے اعمال ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ ہم پہ بند کیا، اپنے پرندوں پہ بند نہیں کیا، اپنے فرشتوں پہ بند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارا توبہ قبول کرے، اور ہمیں پھر اللہ تعالیٰ یہ موقع دے کہ ہم پھر اس کو آباد کر سکیں اور اس کی سعادتوں سے فیض ہو سکے، اور اپنے مسجد نبوی میں جا کے اپنے پیغمبر علیہ السلام کی مقبرے کا ہم دیدار حاصل کر سکیں. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ اب زندگی ہماری دوبارہ نارمل ہو جائے گی. تو میں اس ویڈیو میں بس یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ
ہم بہت اچھا رسپونڈ کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا، ہمارا نیشنل رسپانس بہت اچھا ہے، لیکن ہمیں مزید اسٹرنتھن کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں مزید اس پہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ وہ جو 50 دن کا فگر ہے کہ پاکستان میں 1 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گا، وہ دن کبھی نہیں آئے گا، کبھی ہمارا فگر انشاءاللہ وہاں تک نہیں پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ خدا حافظ، جزاک اللہ۔